की दमनकारी नीति देखने को मिल रही है। बिजली और महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान की सेना ने लाठियां बरसाई है। पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई गई और हवाई फायरिंग भी की गई है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में प्रदर्शन। पीओके में युद्ध जैसे हालात। दाने दाने को मोहताज है पीओके के लोग। पाकिस्तान का पीओके में असली चेहरा देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। टैक्स, महंगाई और बिजली की किल्लत जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान की सेना जमकर लाठी और आंसू गैस के गोले बरसा रही है। शनिवार को पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स ने कश्मीरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस बीच पीओके के मीरपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। बिजली बिल और महंगाई से नाराज लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस के बीच खूनी झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में वहां एक सब इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई, जिसके बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें मुजफ्फराबाद से भी सामने आई, जहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के एक्शन पर गठबंधन के नेता और पीपीपी अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद यासीन ने सवाल उठाए। यासीन ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को गलत बताया और कहा कि ताकत से मुद्दे हल नहीं हो सकते। पीओके में बढ़ते तनाव पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आज राष्ट्रपति भवन में एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान की सरकार के फैसलों से तंग आ चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पीओके में कई बिजली परियोजनाएं होने के बावजूद वो बिजली संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही वहां महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं वॉर की। व्लादिमीर पुतिन ने अचानक खार्किव पर इतने तेज हमले कर दिए हैं कि अब ऐसा लगने लगा है कि रूस पूरे खार्किव पर कब्जा करके यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। अब लगभग तय है कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यूक्रेन में वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। किलोमीटर में लाशें ही लाशें, खार्किव में खूनी खत। За победу! Ура! टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने का मन बना लिया है। ना तो अमेरिका के तोप, टैंक, मिसाइलें और रॉकेट रूसी सेना को रोक पा रहे हैं और ना ही 32 देशों से बना नेटो रूसी फौज का मुकाबला कर पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने एक तरह से यूक्रेनी सेना को रौंद कर रख दिया है। सबसे ताजा और भीषण हमले में यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने बेहद प्रचंड हमले किए हैं।
खबरों के मुताबिक रूसी सेना की तरफ से हुए हमले में खार्किव के 1 किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना की लाशें बिछ गई हैं। जरा देखिए रूसी सेना ने खार्किव में क्या किया है। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 10 मई 2024 को रूसी सेना ने खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक रूसी सेना पिछले एक हफ्ते से खार्किव पर बड़े हमले कर रही थी। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। खबर यह भी है कि रूस का हमला होने के बाद खार्किव से हजारों लोग सुरक्षित जगह पर भागने को मजबूर हो गए हैं। खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है, जिसके मुताबिक वो आगे बढ़ रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि खार्किव को बचाने के चक्कर में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। इसकी पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कर दी है। Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Пуск! Есть пуск! यूक्रेन के खार्किव पर रूस का 1 किलोमीटर पर कब्जा साबित करता है कि पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी यूक्रेन में रुकने वाला नहीं है। हमला ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की कमी है। यूक्रेन ने अपने सभी रिजर्व सैनिकों को खार्किव भेजना शुरू कर दिया है। अगर हम रूसी हमले की बात करें तो साफ हो जाता है कि रूस ने हमला करने में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। 2022 में खार्किव में मिली हार के बाद रूस का प्लान है कि वो हर हाल में खार्किव पर जीत हासिल करे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस अपने हाईटेक टैंक, एयर मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 मई की सुबह से हवाई हमले तेज हो गए हैं। रूस अभी तक 1 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है, जिसके अनुसार सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि खार्किव में उनकी सेना रूसी सेना को बड़ी टक्कर दे रही है और स्पेशल ब्रिगेड और हाईटेक मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। यूक्रेन का काल बना पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन। रूस के हमले में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। वहीं अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3.92 लाख सैनिकों को मार दिया है, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा भारत ने राजस्थान की धरती पोखरण पर परमाणु परीक्षण किए थे और इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के ताकतवर मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो गया था। भारत के न्यूक्लियर पावर हमने बनाने की कहानी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
साल 1998, दिन 11 मई। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह घोषणा की, Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran zone. तो अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए। भारत न्यूक्लियर पावर बन चुका था। इस पूरे मिशन को बड़े ही खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में यह मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि ताकतवर देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सीआईए ने सैटेलाइट से भारत पर नजर रखने के लिए अरबों खर्च किए थे, लेकिन भारत तय कर चुका था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए थे और पूरी दुनिया को बता दिया था कि वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है। दिन में बिल्कुल सामान्य हरकतें होती थी। एक छोटी सी मिलिट्री एक यूनिट वहां पे तैनात थी इंजीनियर्स की। दिन में क्रिकेट खेलते थे और जैसे एक सामान्य गतिविधियां होती हैं, गाड़ियों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता था और सिविल ड्रेस और मतलब पूरी कार्रवाई, यहां तक कि जो अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट से या अमेरिकन लोग और उनके जो जासूस उस इलाके में, उनको शक था कि शायद होगा, कुछ ना कुछ होने वाला है, वो भी ये मान बैठे थे कि ये सिर्फ एक चाल है या इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पर हमारे साइंटिस्ट ने अचानक 11 मई को उनको चौकन्ना कर दिया और अचंभित कर दिया। बड़े परेशान हुए, सैंक्शंस हुई हमारे देश के ऊपर, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि ये हमारी जियो स्ट्रैटेजिक नीड के लिए बहुत जरूरी था। पोखरण के खेतोलाई से 5 किलोमीटर दूर फायरिंग रेंज में एक के बाद एक 3 हुए परीक्षण, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा और आसमान की तरफ बादल का गुब्बार दिखा। इसी के साथ पूरे जैसलमेर जिले को पता चल गया कि इस धरती ने भारत को परमाणु शक्ति वाले देशों की सूची में ला खड़ा किया है। भारत के परमाणु शक्ति बनने की खुशी और गर्व का पल पोखरण के लोगों के जहन में 26 साल बाद भी वैसा ही है। बहुत खुशी की बात है। परमाणु परीक्षण हमारे खेतोलाई गांव में ही आज ही के दिन 1998 में हुआ था। बहुत ही खुशी की बात है। ये इस साइड है परमाणु परीक्षण स्थल है। उसके बाद हमारे गांव खेतोलाई के नाम शक्ति स्थल भी नाम पड़ा। विश्व पटल पे हमारे गांव का नाम हुआ। बहुत ही खुशी की बात है। जिस टाइम ये हुआ था परमाणु परीक्षण, उस टाइम हालांकि मैं बहुत छोटा था, फिर भी घर परिवार इधर से सुना है कि हम सबको घर से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम अपना कीमती सामान सब कुछ लेके हम बाहर छांव में बैठ गए थे। पूरे गांव के अंदर सुबह ही सुबह सेना के जवान पूरे गांव के अंदर जो है वो छा गए और लोगों को ये जो है हिदायत दी कि लोग अपने घरों से बाहर आ जाएं, अपना कीमती सामान बाहर निकाल लें और कुछ भी जो है वो घटित हो सकता है। परमाणु परीक्षण के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद धमाके वाली जगह पर गए और सैनिकों और साइंटिस्टों का आभार जताया। ये शक्ति परीक्षण बड़े ही गोपनीय तरीके से किया गया था। भारत की सफलता पर सीआईए ने भी माना कि भारत उन्हें चकमा देने में सफल रहा। इस परीक्षण के लिए देश के वैज्ञानिकों ने भी फौज के कपड़े पहने ताकि उन्हें सैटेलाइट से भी पहचाना ना जा सके। इस मिशन के लिए सभी वैज्ञानिकों को कोड नेम दिए गए थे। 1998 में हमने जो परमाणु परीक्षण किए वही सही मायने में भारत का परमाणुकरण कहलाने का इतिहास रचता है। इन परीक्षणों ने भारत को 200 किलो टन तक के क्षमता वाले थर्मोन्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता प्रदान करने का अपना मुख्य उद्देश्य हासिल करने का मौका दिया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हमने ये जब एक्सपेरिमेंट चल रही थी, इसकी तैयारियां चल रही थी, किसी भी सुपर पावर के सैटेलाइट्स इसे नहीं डिटेक्ट कर पाए। पोखरण के खेतोलाई गांव के लोग बड़े ही गर्व के साथ उन पलों को याद करते हैं जब उनकी धरती ने देश को असीम ताकत दी थी। हुई थी, सब घर खाली कराया, कीमती सामान से बाहर निकला और बाहर बैठाने भाई बाहर भेजो सिया कोई पेड़ पौधे की। तो 10-15 मिनट होने के बाद पहले 2-4 घंटा पहले मैंने सूचना दे दी पुलिस घर आ फौजी के भाई बाहर निकल जो सब
खराब होनी है। मैं बाहर बैठे 2-3 घंटा तक, बिन बाद में बस वो ये फंस गया हो क्यों बस महसूस नहीं, थोड़ा धड़कन लगी थी। बहुत बढ़िया लग रही है, इन नाम ला रहे हमारी पहचान है। प्राउड तो करते ही हैं, इंडिया एक सर्वशक्तिमान देश के रूप में था। हाँ बिल्कुल, तो इस आधार पे हम तो कोई भी किसी भी कार्ड के ऊपर लिखाते हैं ना तो शक्ति 98 खेतों लिखते हैं, हमें घर तो होता ही है। इसी ऐतिहासिक पल की वजह से आज भारत की गिनती परमाणु शक्ति वाले देशों में होती है। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं कि वो हमारी ओर आंख उठाकर देख सके। खेतोलाई से सांवलदान रत्नों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही और एक नजर आज की सुर्खियों पर।